आर्गुमेंट वाले भी सवाल करेंगे, एनटीपीसी से रिलेटेड भी सवाल करेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक नहीं भी आए हैं वो भी पढ़ेंगे, ताकि आ जाए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, एनटीपीसी का सवाल है, क्या अनपढ़ों को वोट डालने से रोक दिया जाना चाहिए? अब देखो, आर्गुमेंट में होता क्या है, आर्गुमेंट में एक कमाल की बात होती है, क्या कुछ चीजों के लिए पहले माइंडसेट बन जाता है, माइंडसेट पहले ही बन जाता है। जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा चैप्टर पढ़ाने से पहले, क्या दहेज प्रथा सही है? यस या नो का जवाब दो। क्या दहेज लेना सही है? जल्दी से जवाब दो, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर। अब देखो, बहुत बच्चे नो बोलेंगे, बहुत बच्चे यस बोलेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, मैक्सिमम का नो जवाब आ रहा है, तो ये दहेज ले कौन रहा है? सोसाइटी से जब भी पूछा जाता है दहेज लेना सही है, बोला नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और हर कोई दहेज ले रहा है, हर कोई दहेज ले रहा है। हैं? कई बच्चे यस बोल रहे हैं, भाई जो लालची लोग हैं वो यस बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, हम तो सरकारी नौकरी इसलिए लेंगे दहेज में ले। हैं? तो देखो, कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के लिए, कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के लिए पहले यस या नो डिसाइड मत करना, हर स्टेटमेंट के लिए। जैसे कुछ देशभक्ति की स्टेटमेंट, कि क्या भारत को पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है, वो हमें वापस ले लेना चाहिए? आपके मन में आएगा यस कर दो चढ़ाई, यस बेशक युद्ध हो जाए, यस बेशक कुछ हो जाए, यस लेना सही है। देशभक्ति की स्टेटमेंट है ना। जैसे क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? आपके मन में तुरंत जवाब आएगा नो नो नो, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नो, है ना। इसलिए बोल रहा हूं, कभी भी यस या नो पहले डिसाइड मत कर लेना। यस भी सही हो सकता है, नो भी सही हो सकता है, लेकिन यस अगर आपने सोचा, जब आप सोल्व करते हो ये क्वेश्चन, तो जैसे ही आपने यस पढ़ा तो समझो आप इस स्टेटमेंट के समर्थन में हो, ऑलरेडी हो। आप हो या ना हो, लेकिन आप हो, तभी ये चैप्टर ठीक हो पाएगा। यस जैसे आपने पढ़ा तो आप इस स्टेटमेंट के समर्थन में हो, तो सपोर्ट में हो, और आप इस स्टेटमेंट के समर्थन में हो, किसी भी स्टेटमेंट के यस पढ़ा तो आप उसके समर्थन में हो। तो अगर उसके बाद जो लॉजिक दिया है उसमें इसका फायदा बताया, उसके बाद जो लॉजिक दे उसमें अगर इसका फायदा अगर बता दे तो वो सही है, तो वो सही है। अगर आपने नो पढ़ा तो आप इसके अगेंस्ट हो, और आप इसके अगेंस्ट हो तो इस स्टेटमेंट का अगर लॉजिक जो है नुकसान बता दे, नुकसान बता दे, तो वो भी सही है। जैसे मैंने आपको से पूछा क्या दहेज प्रथा सही है, कुछ ने नो जवाब दिया, कुछ ने यस जवाब दिया। पहले डिसाइड मत करो, यस पढ़ रहे हो क्या दहेज प्रथा सही है, यस पढ़ रहे हो तो दहेज प्रथा के, दहेज लेने के फायदे गिनवाओगे। अगर जो लॉजिक दे, जो बाद में स्टेटमेंट दे, जो बाद में ये लाइन लिखे, उसमें दहेज के फायदे गिनवा दे तो सही है। फिर अगर आप नो पढ़ लिया तो नुकसान गिनवा दे तो वो भी सही है। ठीक है। वैसे दहेज के बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि दहेज लेना बिल्कुल गलत है, कभी नहीं लेना चाहिए। जीवन में मेरे को अगर गुरु दक्षिणा देने की जरूरत पड़े, अगर आपको जीवन में मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, तो एक ही चीज मांगूंगा, पिछले 13 साल से एक ही चीज मांगी है अपने बच्चों से, एक ही चीज की गुरु दक्षिणा है कि आप 1 रुपए पे शादी करना। मैं मानता हूं आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, ये सोसाइटी आपको रोकेगी, मैं मानता हूं कि बहुत लोग आपको समझाएंगे, लेकिन आपको जिद बढ़नी है, आपको अडिग रहना है, आपको बस एक ही सोच रखनी है कि गुरु जी को गुरु दक्षिणा मांगी थी और एक ही गुरु दक्षिणा। मैं गारंटी कह रहा हूं, आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने का भी दहेज दोगे, भगवान उससे डबल आपको देगा। आप 1 रुपए पे शादी करना। मैंने भी 1 रुपए पे शादी की थी, और मेरी रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी पड़ी है, वो आप देख भी सकते हो कि मतलब वो मेरे लिए सबसे टिपिकल सिचुएशन थी कि पूरे गांव के बीच में मेरे को मना करना, क्योंकि मना मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन गांव के बीच में मैंने साफ है कि नहीं लेना, नहीं लेना, चाहे मुझे सोसाइटी से लड़ना पड़े कि नहीं लेना। तो आपसे भी यही गुरु दक्षिणा मांगता हूं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे।
सुनो, क्या अनपढ़ों को वोट डालने से रोक दिया जाना चाहिए? वो बोल रहा है यस, रोक दिया जाना चाहिए। तो रोकने के फायदे गिनवाए गए, इस पर पढ़ रहा है तो। दे कैन इजीली मिसलीड, उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है। भाई उनको आसानी से गुमराह किया जा सकता है, लेकिन रोकने के फायदे कहां गिनवाए हैं इसमें? फायदे कहां गिनवाए हैं? फायदे तो नहीं गिनवाए इसमें। जब एक अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है, जब एक अनपढ़ मुख्यमंत्री बन सकता है, जब एक अनपढ़ मंत्री बन सकता है, जब एक अनपढ़ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो जब एक अनपढ़ इलेक्शन लड़ सकता है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है। फिर तो मंत्रियों को भी गुमराह किया जा सकता है, फिर तो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बन सकता है ना। चुनाव लड़ सकते हैं तो अनपढ़ों को गुमराह किया जा सकता है, ये लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बात बोल रहे हैं। इसके फायदे गिनवाता रोकने के, तो मैं सही बोलता। लॉजिक होना चाहिए, नो नहीं रोकना चाहिए, तो ठीक है, वोट देने के फायदे गिनवाएगा, मतलब रोकने के नुकसान गिनवाएगा। इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है। हाँ, ये तो संवैधानिक अधिकार है, हमारे संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ये, कि हर व्यक्ति वोट डालने का अधिकार है। तो दूसरा सही है, सेकंड फॉलो, बी इज द राइट आंसर। डन, बी सही जवाब है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, करो, हो गया। चलो आ जाओ। क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने की वंचित किया जाना चाहिए? शुड पीपल विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अबोव द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जितनी रिक्वायरमेंट कर दी उससे ज्यादा अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट जैसे फॉर एग्जांपल एमटीएस के लिए 10th है, तो उससे ज्यादा अगर एजुकेशन है तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए मना कर देना चाहिए। जैसे सीएचएस के लिए 12th है, उससे ज्यादा अगर है एजुकेशन अबोव द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो आवश्यकता है पोस्ट के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा अगर है, सीजीएल के लिए जैसे ग्रेजुएशन है, तो क्या मास्टर डिग्री वालों को रोक देना चाहिए? पहला, नो, नहीं रोकना चाहिए। इट विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, यह शिक्षक बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा, बिल्कुल और बढ़ा देगा। भाई एमटीएस के लिए सिर्फ 10th वाले ही भरेंगे तो बाकी लोग तो बेरोजगार रह जाएंगे, सीएसएस के लिए सिर्फ 12th वाले भरेंगे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो नहीं होना चाहिए, इसके नुकसान गिनवाया है, पहला सही है, फर्स्ट सही है। तो जब 3 आर्गुमेंट आ जाएं, 4 आर्गुमेंट आ जाएं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जब 3 आर्गुमेंट 4 आर्गुमेंट आ जाएं, तो जब कोई सही हो जाए उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने लग जाना। याद रखना एग्जाम में कि पहला सही हो गया तो वो ऑप्शन तो गया जिसमें पहले का जिक्र नहीं है, खत्म खत्म खत्म। देखो हो गया ना फायदा। बच्चा सोचता गुरुजी बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए यूपी कांस्टेबल में, तो क्वेश्चन आर्गुमेंट 4-4 दे रखे हैं और जरूरत पड़ी एक की, कि पहला सही है कि यह शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को और बढ़ा देगा, बिल्कुल बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी, है ना। तो यानी कि पहला सही है, फर्स्ट सही। नेक्स्ट, यस इट क्रिएट कॉम्प्लिकेशन अमंग एम्प्लॉय एंड एडवर्सली इफेक्ट वर्क, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। देखो कर्मचारियों के बीच कर्मचारियों के बीच जॉब लगने के बाद परेशानियां तो होंगी, कैसे मैं बताता हूं। एमटीएस के लिए एक बच्चा 10th क्लास का और क्लियर हो गया,
एक बंदा मास्टर, और ये भी क्लियर हो गया। और कमाल की बात यह है कि ये बीटेक एमटेक मिल गया फॉर एग्जाम्पल। ऐसा भी है कि बीटेक एमटेक भी फॉर्म भर देते हैं। तो ये बीटेक एमटेक वाले बंदे या मास्टर क्लास यानी कि एमए एमकॉम एमएससी वाले बंदे, इस 10th वाले बंदे, जबकि एमटीएसए भी है, तो पूरी जॉब में इनको वो ये समझेंगे कि ये तो बच्चा है, ये क्या समझेगा, इसको कम समझ है, या 12th वाले को भी इसको कम समझ है। तो परेशानियां तो होंगी और काम में प्रतिकूल प्रभाव भी डालेगा, है ना, काम में भी। अब एक मास्टर क्लास का बंदा, वो भी एमटीएस लगा हुआ है, क्लर्क मान लो, एक मास्टर क्लास एमकॉम करके क्लर्क लगा हुआ है, एक 12th करके क्लर्क लगा हुआ है। तो एमकॉम वाले की एज, एमकॉम वाले का एक्सपीरियंस, एमकॉम वाले की एजुकेशन सब कुछ ज्यादा, तो वो 12th, हालांकि दोनों क्लर्क है, लेकिन 12th वाले को ये समझेगा इसको क्या ज्ञान है, 12वीं पास है, बच्चा है। तो ये प्रॉब्लम तो आएंगी। तो ये भी एक सच्चाई है, तो दूसरा भी सही है। अब मान लो पहला बाकी ऑप्शन में होता, आंसर तो हमारा आ चुका, बाकी ऑप्शन में होता तो दूसरे से हो जाता, दूसरे से भी ये गलत और ये गलत, तो अब बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डन। थर्ड पढ़ लेता हूं फिर भी। नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, फंडामेंटल राइट तो के अगेंस्ट तो नहीं है, गलत। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है गलत। ठीक है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, डन है भाई। अगला देखो, आ जाओ, सुनो। शुड एजुकेशन बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज 14 ईयर्स? ठीक है, क्या 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? अब मैंने आपको क्या कहा कि पहले माइंड में ये आएगा कुछ स्टेटमेंट पढ़ करके कि यार ये बात तो सही है, ये बात सही है तो कर देनी चाहिए, है ना, मन में तो यही आएगा, कर देनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, पहले यस या नो डिसाइड मत करना, पहले यस या नो डिसाइड मत करना। ठीक है, चलो आ जाओ। यस है तो उसके समर्थन में, ठीक, डन, आ जाओ देखते हैं। यस कर देनी चाहिए। दिस विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन। हां, इससे इन बच्चों को जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। अब एक बात बताओ, 14 साल से नीचे उम्र के बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे, घर पे बैठेंगे, घर पे बैठेंगे। अब आप कहोगे 14 साल से नीचे काम क्या करेगा? भाई बहुत सारे ढाबे आज भी हैं जहां काम करवाया जाता है, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां काम करवाया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो 14 साल से नीचे के बच्चों से काम करवा रहे हैं। तो जो जबरदस्ती जबरन घर वालों की तरफ से या कुछ ऐसे घटिया लोगों की तरफ से जबरदस्ती उनको, ऐसे बच्चों को जबरदस्ती रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि वो स्कूल में जाएंगे, वो पढ़ेंगे, फिर वो काम कब करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। तो यानी कि पहला सही है, फर्स्ट फॉलो। अब पहला सही है तो ये गलत, पहला सही है तो ये गलत। अब अंडरस्टूड हो गया, देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन पे नजर मारना, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। अब अंडरस्टूड हो गया कि सेकंड जो है, दूसरा सेकंड या तो सही मिला तो ये आंसर, गलत मिला तो ये आंसर, यानी कि थर्ड फोर्थ तो अभी भी नहीं पढ़ना, सेकंड पढ़ते हैं। यस, दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एजुकेटिंग द एंटायर पॉपुलेशन। यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। बिल्कुल, अगर 14 साल से नीचे सबको एजुकेशन दे दी तो एंटायर पूरी पॉपुलेशन एजुकेटेड हो जाएगी, एक टाइम के बाद हो जाएगी। मैं मानता हूं कि बुजुर्ग लोग अभी भी अनपढ़ होंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग बुजुर्ग ही थोड़ी ना रहेंगे, कभी तो जाएंगे। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 100% लिटरेसी रेट आ जाएगा, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, यानी कि दूसरा भी सही है। दूसरा सही है तो ये गलत, बी इज द राइट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यही आदत एग्जाम में डाल लो, यही आदत डालो भाई एग्जाम में भी। क्लियर है, डन।
घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार अगले 4 हफ्तों के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रही है। टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, द गवर्नमेंट इज प्रोपोजिंग टू बैन व्हीट एक्सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 4 वीक। 4 वीक तक प्राइस बढ़ रहा है। और प्राइस कब बढ़ता है? जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो। किसी भी चीज का सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो सरकार जो एक्सपोर्ट करती है, दूसरे देशों में भेजती है जो गेहूं, उसका निर्यात बंद कर देगी। तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि विदेशों में गेहूं नहीं जाएगा, अपने देश के लोगों की जरूरत पूरी करेगा, तो प्राइस कम हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो। तो पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है फ्लड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री हैव लेड टू शार्प ड्रॉप इन व्हीट क्रॉप प्रोडक्शन दिस सीजन। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। देखो, ये आर्गुमेंट ऐसे हैं जो यस नो के तरह नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? जब यस नो नहीं दिया होता तो ये आर्गुमेंट कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि वो स्टेटमेंट को कमजोर बना रहे होते हैं या स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। स्टेटमेंट को कमजोर बना रहे होते हैं कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट है तो स्टेटमेंट को कमजोर बना रहे हैं। स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर बाढ़ की तो बात ही नहीं हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आई। बाढ़ की तो बात ही नहीं हुई। हाँ, मैं मानता हूं बाढ़ की बात नहीं हुई, लेकिन सुनो, ऐसे केस में क्या करना है? पहले दोनों आर्गुमेंट पढ़ने हैं। पहला बोल रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आ गई जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ। दूसरा, द बैन ऑन व्हीट export will result in significant penalties in international market for non fulfillment of existing contract। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंधों को पूरा न करने पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण जुर्माना लगाया जाएगा। अब एक बात बताओ, जब देश में ही जरूरत है तो जुर्माने की फिक्र करें या देश के लोगों की फिक्र करें? सरकार की जिम्मेदारी इंटरनेशनल पूरे विश्व की नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी अपने देश के लोगों की है। तो जुर्माना लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? जब तक देश के लोगों की जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो इससे जुर्माना और ना जुर्माने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसको कमजोर कर रही है। कमजोर कर रही है मतलब ये होने से रोक रही है, ये इसको कमजोर कर रही है। ये अगर हम सही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसको रोकने की कोशिश करिए कि मत एक्सपोर्ट बंद करो। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जिन देशों से कर रखा है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो है जुर्माना लग जाएगा। विदेश जो है जिन देशों से कॉन्ट्रैक्ट, वो देश नाराज भी हो सकते हैं और बाकी डील भी कैंसिल हो सकती है। ये इसको रोकने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वीक करने की कोशिश कर रही है। ये आर्गुमेंट जो है वीक करने की कोशिश कर रही है। किसको? स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को वीक करने की कोशिश कर रही है। तो दूसरा कथन वीक करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये ऑप्शन है, देखो। दूसरा कथन स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करता है, गलत। फर्स्ट वीकन वाइल सेकंड स्ट्रेंथन, गलत। ठीक है, ये इसमें इंग्लिश में गलत दे रखा है। दोनों तरफ मजबूत करते हैं, दूसरा तो कमजोर कर रहा है। दोनों कमजोर करते हैं नहीं, पहला इसको स्ट्रोंग कर रहा है। कैसे स्ट्रोंग कर रहा है? अब आप कहोगे सर बाढ़ की तो बात ही नहीं हुई। बाढ़ की बात नहीं हुई, लेकिन गेहूं की फसल की उत्पादन कम हुई, इसी वजह से सप्लाई कम हुई, और सप्लाई कम हुई, उत्पादन कम हुई, तो इसका मतलब इसी वजह से जो, ठीक है, यानी कि ये तो स्ट्रोंग कर रहा है इस बात को, क्योंकि गेहूं की फसल का उत्पादन कम हुआ, चाहे बाढ़ की वजह से हो, चाहे सूखे की वजह से हो, चाहे किसी वजह से दे रखा हो,
उत्पादन कम हुआ ना, तभी तो सप्लाई कम हुई, तभी तो एक्सपोर्ट करने की ज्यादा गेहूं होते तो एक्सपोर्ट रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रोंग कर रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रोंग कर रहा है, दोनों स्ट्रोंग नहीं, दोनों वीक नहीं कर रहे। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। आ जाओ, अगला करो भाई। देखो, स्कूल को सभी उम्र के बच्चों को आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल शुड एनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। स्कूल को डिसिप्लिन को एनकरेज करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन स्कूल के बारे में बोला है कि करना चाहिए, तो ठीक है। पहला यस नो वाला नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक वाला मिलेगा। पहला, children up to this age 7 year are not mature enough to understand the concept of discipline। 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो पहला वीक कर रहा है या पहला स्ट्रॉन्ग कर रहा है? पहला स्ट्रॉन्ग कर रहा है या पहला वीक कर रहा है? देखो, स्कूल में सभी उम्र के बच्चों को आत्मानुशासन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद बोल रहा है 7 वर्ष के एनफ मैच्योर नहीं होते। अनुशासन को समझते ही नहीं 7 वर्ष के बच्चे। मेरी बेटी 3 साल की है, वो पटाख दे थप्पड़ मार देती है मेरे को। मैं उससे बात करते करते किसी और से बात करने लग जाता हूं तो थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि पापा को थप्पड़ मारना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसको बस इतना पता है मेरे से बात करो, मेरे से बात करो तो करो है। मैं गुस्सा भी नहीं करता कि कोई बात नहीं, 3 साल की तो है। तो 4 साल में भी ऐसा ही होगा जिद्दी, 5 साल में थोड़ी थोड़ी समझदार होगी, 6 साल में थोड़ी थोड़ी समझदार होगी। तो 7 वर्ष से नीचे जो है वो अनुशासन के अवधारणा को नहीं समझते हैं, यानी कि मैच्योर नहीं है कि कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का कंसेप्ट वो समझ सके। ठीक है, तो स्कूल एनकरेज करे ना, स्कूल उसको सिखाएगा ना भाई। कौन सिखाएगा फिर? स्कूल सिखाएगा। स्कूल इसको सिखाएगा, तो स्कूल के सभी उम्र के बच्चों को आत्मानुशासन प्रोत्साहित करना चाहिए। सबको पॉसिबल नहीं है, बट स्कूल को करना चाहिए। स्कूल सिखाएगा कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ऐसे इस तरीके से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो पहला इसको क्या कर रहा है? पहला इसको वीक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है? स्ट्रेंथ कर रहा है इस बात को, क्योंकि नहीं होते हैं वो मैच्योर, नहीं होते, इसीलिए तो स्कूल को करना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन लास्ट लॉन्गर एंड इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज टॉट फ्रॉम द आउटसाइड बाय अदर्स। अनुशासन तब अधिक समय तक टिकता है और अधिक प्रभावी होता है जब इसे बाहर से दूसरों के द्वारा सिखाया जाता है। बाहर से दूसरों के द्वारा सिखाया। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट नहीं लगा सकते ना कि जब उनको दूसरों के द्वारा सिखाया जाता है तो अब आप कहोगे ये भी स्कूल को सपोर्ट कर रहा है। भाई ठीक है, बात दूसरों के द्वारा सिखाया जाता है, बट हम भी तो डिसिप्लिन सिखाते हैं, घर वाले भी तो डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो ये इसको स्ट्रोंग नहीं कर रहा, ये इसको वीक कर रहा है। तो सेकंड वीक, फर्स्ट स्ट्रोंग, कौन से ऑप्शन में है? सेकंड वीक, फर्स्ट स्ट्रोंग इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, वीक स्ट्रोंग वाले ही चैप्टर चल रहे हैं भाई। देखो, मानसून का मौसम मुंबई के लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। मानसून सीजन अफेक्ट लिव ऑफ मुंबई कर्स इन मैनी वेज। इफेक्ट करता कई तरीके से। तो पहला,
मानसून के दौरान मुंबई में जल जमाव एक आम समस्या है, तो लोगों को इफेक्ट करता है, तो जल भी भराव होता होगा, तभी तो लोग इफेक्ट होंगे। तो ये बात इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही है, इस बात को सपोर्ट कर रही है, समर्थन दे रही है। आमतौर पर लोग मुंबई में मानसून के मौसम का आनंद लेते हैं। पीपल जनरली एंजॉय मानसून सीजन इन मुंबई। भाई पहला नेगेटिव इफेक्ट है, दूसरा एंजॉय भी करते हैं, ये भी सच है, एंजॉय करते हैं ये भी सच है, तो ये भी इसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। कई तरह से प्रभावित करता है ना, मैनी वेज। मैनी वेज में तो ये नहीं लिखा कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिवली भी इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिवली भी इफेक्ट पड़ता है। तो पीपल जनरली एंजॉय द मानसून सीजन इन मुंबई, एंजॉय तो करते ही है, तो दूसरा भी सही है, दोनों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कई बच्चे दूसरे को वीक मानेंगे, क्योंकि इफेक्ट पड़ना वो नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग एंजॉय तो करते हैं, आनंद तो लेते ही है ना, तो कई तरह से प्रभावित तो हुए ना, तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, तो दूसरा तर्क भी सही है। नेक्स्ट, ठीक है, देखो, क्या सरकार द्वारा स्थापित उच्च स्तर तकनीकी आईआईटीज को निजीकरण कर देना चाहिए? क्या आईआईटीज को प्राइवेटाइज्ड कर देना चाहिए? ठीक है, पहला हाँ कर देना चाहिए। हाँ बोला है तो इसके फायदे गिनवाएगा, अगर फायदे गिनवाए तो ठीक है। प्राइवेटाइजेशन विल मेक दीज इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल हेल्दी, कॉम्पिटिटिव एंड क्वालिटी कॉन्शियस। देखो, अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फाइनेंशियल हेल्दी तो होंगे, भाई प्राइवेट कंपनी जो भी लेगी वो अपना खर्चा चलाएगी, कॉम्पिटिटिव भी होंगे, प्राइवेट में कंपटीशन तो होता ही है, हम प्राइवेट टीचर हैं, कंपटीशन खूब सारा है, भरमार है। इसीलिए मैं आज भी ये बोलता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ रीजनिंग, आज भी एक स्टूडेंट से भी और एक टीचर से भी ज्यादा रीजनिंग पढ़ता हूं, कंपटीशन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं अभी, कंपटीशन है। क्वालिटी कॉन्शियस, जहां कंपटीशन होता हुआ क्वालिटी कॉन्शियस तो होगा ही, क्वालिटी को ही तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला सही है, पहला सही है। यस, प्राइवेटाइजेशन इज की ऑफ न्यू इरा, कैन वी सर्वाइव विदाउट इट? निजीकरण नए युग की कुंजी है, क्या हम इसके बिना गुजारा कर सकते हैं? ये कहना गलत है कि गुजारा ही नहीं कर सकते। अगर गुजारा ही नहीं कर सकते, गुजारा ही नहीं कर सकते तो सब कुछ प्राइवेट कर दो, फिर सरकार भी प्राइवेट कर दो, सरकारी नौकरी भी प्राइवेट कर दो, आप भी प्राइवेट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाना, प्रधानमंत्री भी प्राइवेट चूज कर लेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतनी ही जरूरी है कि उसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता। तो ये कहना गलत है। तो पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, इज द राइट आंसर।